हम हर दिन विशाल इमारतें देखते हैं, लंबे लंबे पुल, मीलों तक फैली सड़कें। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि इन सब को थामे हुए क्या है? ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये सब कुछ हमारे पैरों के नीचे की जमीन पर टिका है। आज हम उसी छुपे हुए विज्ञान की दुनिया में एक गहरी छानबीन कर रहे हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। और हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर्स सिलेबस। और हमारा मिशन ये समझना है कि इंजीनियर ये कैसे पक्का करते हैं कि जिस जमीन पर हम बना रहे हैं वो हमें निराश न करें। ये वास्तव में सभी सिविल इंजीनियरिंग की नींव है, मतलब शाब्दिक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी। हाँ, सही बात है। किसी भी शानदार इमारत की स्थिरता, उसकी सुरक्षा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नीचे की मिट्टी कैसा व्यवहार करेगी। तो ये कोर्स सिलेबस हमें उसी भविष्यवाणी के विज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बनाने के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा, स्थिरता और लंबे समय तक चलने वाली क्वालिटी के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से होता है? मतलब इमारत बनाने से बहुत पहले हमें ये समझना होगा कि हम बना किस चीज पर रहे हैं। हाँ, और सिलेबस की शुरुआत होती है भूविज्ञान से, यानी जियोलॉजी से। इसमें पेट्रोलॉजी का जिक्र है, यानी चट्टानों का अध्ययन, आग्नेय, अवसादी और कायांतर चट्टानें। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि सिलेबस अकादमिक ज्ञान को सीधे भारत की ऐतिहासिक वास्तुकला से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? यह एक भारतीय ज्ञान प्रणाली का उदाहरण देता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। वाह! सिलेबस बताता है कि मंदिर क्लोराइट, लैटेराइट और खोंडालाइट पत्थरों से बना है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सैकड़ों साल पहले के बिल्डरों को इन मटेरियल्स की गहरी इंजीनियरिंग समझ थी। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि पत्थर कौन सा है, बल्कि ये जानना कि वो धूप, बारिश और वजन के नीचे कैसा बर्ताव करेगा। एग्जैक्टली। और फिर चट्टानों से टूटकर बनती है मिट्टी। तो भारतीय मानकों, मतलब आईएस कोड्स के हिसाब से मिट्टी की क्या परिभाषा है? ये सिर्फ बगीचे की गंदगी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक जियोटेक्निकल इंजीनियर के लिए मिट्टी सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ये वो आधार है जिस पर सब कुछ टिका है। सही। नींव का डिजाइन, सड़कों का बेस, मिट्टी के बांध, सुरंगें, इन सभी के लिए मिट्टी के व्यवहार को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे एक साइट पर मिट्टी का सैंपल मिलता है। मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये निर्माण के लिए अच्छा है या नहीं? यहीं पर सिलेबस का अगला हिस्सा आता है, भौतिक और सूचकांक गुण, यानी फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इसमें मिट्टी को एक 3 चरण प्रणाली यानी 3 फेज सिस्टम के रूप में बताया गया है। ये सुनने में तो केमिस्ट्री की क्लास जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा। बस यहाँ तत्व नहीं बल्कि 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं? हाँ, किसी भी मिट्टी के सैंपल में आप सोचिए 3 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो मिट्टी के कण खुद, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है। और उन कणों के बीच जो खाली जगह है उसमें या तो हवा होगी या पानी होगा। बिल्कुल, या फिर दोनों का मिश्रण। बस यही है 3 फेज सिस्टम। अच्छा, तो रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में हवा ज्यादा होगी और बारिश के बाद कीचड़ में पानी ज्यादा। हाँ। और इसी बैलेंस से तय होता है कि मिट्टी मजबूत है या कमजोर। आपने पकड़ लिया। एक इंजीनियर का काम यही पता लगाना है कि इन तीनों का अनुपात क्या है। हम पानी की मात्रा, रिक्ति अनुपात और संतृप्ति की डिग्री जैसी चीजों को मापते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मिट्टी के, आप कह सकती हैं, हेल्थ और स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स हैं। सही कहा। और इन्हें मापने के लिए सिलेबस में ओवन ड्राइंग मेथड और कोर कटर मेथड जैसे बहुत सटीक तरीकों का जिक्र है। और यहाँ एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, कण आकार वितरण यानी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि इतनी हाईटेक इंजीनियरिंग में मिट्टी को समझने का एक तरीका सचमुच वही है जो हम रसोई में आटा छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं? बस बड़े साइज की छलनी होती है। हाँ। सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन हाँ, सिद्धांत वही है। इसे सीव एनालिसिस कहते हैं और ये सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है। मिट्टी के सैंपल को अलग अलग साइज की छलनियों के एक सेट से गुजारा जाता है और उससे हमें एक कर्व मिलता है जो दिखाता है कि मिट्टी में किस साइज के कण कितने हैं। जी हाँ। और इससे पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि मिट्टी सुवर्गीकृत है, मतलब वेल ग्रेडेड, या समान रूप से वर्गीकृत है, मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। इसको एक एनालॉजी से समझाइए। जरूर। मान लीजिए आपको एक बक्से को ठोस रूप से भरना है, ठीक है? हाँ, ठीक है। अगर आप उसमें सिर्फ फुटबॉल भरेंगे तो क्या होगा? बीच में बहुत सारी खाली जगह बच जाएगी। एग्जैक्टली।
ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मिट्टी की तरह है। सही बात है। लेकिन अगर आप फुटबॉल के साथ-साथ टेनिस बॉल और फिर खाली जगहों में कंचे भी भर दें, तो सारी जगह भर जाएगी और बक्सा एकदम ठोस हो जाएगा। बिल्कुल, ये वेल ग्रेडेड मिट्टी है। इसमें हर साइज के कण होते हैं जो एक दूसरे के बीच की जगह को भर देते हैं, जिससे ये नेचुरली ज्यादा मजबूत और डेंस बनती है। नींव के नीचे हमें ऐसी ही मिट्टी चाहिए होती है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब मुझे समझ आया, ये मिट्टी का एक तरह का फिंगरप्रिंट है। अच्छा, सिलेबस में एटबर्ग की सीमाओं का भी जिक्र है। ये क्या बला है? संगति मतलब कंसिस्टेंसी बस ये बताती है कि मिट्टी पानी की अलग अलग मात्रा के साथ कैसा व्यवहार करती है। जैसे सोचिए, जब आप मिट्टी में पानी मिलाते हैं, पहले वो सूखी और भुरभुरी होती है। थोड़ा और पानी मिलाने पर वो प्लास्टिक जैसी हो जाती है, जिसे आप गूंथ सकते हैं या आकार दे सकते हैं। अच्छा, के बदलाव के पॉइंट्स को मापती हैं, कब मिट्टी तरल बनती है, कब प्लास्टिक रहती है और कब सूखने पर सिकुड़ती है। तो ये मिट्टी की स्थिरता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब हम मिट्टी को पहचानना और उसके गुण जानना सीख गए हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब उस पर कोई इमारत खड़ी की जाती है। यहीं पर सिलेबस पारगम्यता और कतरनी ताकत पर आता है। बिल्कुल। पारगम्यता मतलब परमिएबिलिटी ये मापती है कि पानी कितनी आसानी से मिट्टी से गुजर सकता है। और ये क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप एक मिट्टी का बांध बना रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? कि पानी रिस कर दूसरी तरफ ना जाए, मतलब पारगम्यता कम हो। सही, जैसे चिकनी मिट्टी में होता है। और अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि बारिश का पानी नींव के नीचे जमा होकर दबाव ना बनाए, वो वहां से निकल जाए। डार्सी का नियम इसी प्रवाह को समझने का एक मौलिक सिद्धांत है। और कतरनी ताकत यानी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में क्या? ये सुनने में ही बहुत जरूरी लग रहा है ना? हाँ। एक ढलान क्यों खिसक जाती है या एक नींव वजन के नीचे क्यों धंस जाती है, शायद इसका जवाब यही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कतरनी ताकत मिट्टी के फिसलने या टूटने के खिलाफ प्रतिरोध करने की क्षमता है। इसमें दो तरह की ताकतें काम करती हैं। दो तरह की? एक है कणों के बीच का घर्षण यानी फ्रिक्शन, जैसा कि सूखी रेत में होता है। आप रेत का ढेर बनाएंगे तो वो एक खास एंगल पर ही टिकेगा, उससे ज्यादा ढलान पर वो फिसल जाएगा। ठीक है। और दूसरी ताकत? दूसरी है कणों के बीच का गोंद या चिपचिपाहट, जिसे हम संसंजन मतलब कोहेजन कहते हैं। ये चिकनी मिट्टी में होता होगा? बिल्कुल। इसी वजह से आप गीली मिट्टी की गेंद बना सकते हैं, लेकिन सूखी रेत की नहीं। इन दोनों ताकतों को समझने के लिए एक क्लासिक सिद्धांत है जिसे मोहर कूलम विफलता सिद्धांत कहते हैं। और वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि मिट्टी कब तक भार या दबाव झेल सकती है और किस पॉइंट पर वो आप कह सकते हैं हार मान लेगी या विफल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि मिट्टी की अपनी प्राकृतिक ताकत क्या है, लेकिन क्या हम इसे निर्माण के लिए और मजबूत बना सकते हैं? मतलब अगर साइड पर मिट्टी थोड़ी ढीली है तो क्या कोई तरीका है उसे टाइट करने का? हाँ, और मुझे लगता है आप सिलेबस के अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, हाँ। कॉम्पैक्शन ठीक यही करता है। यह एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें हम रोलर जैसे भारी उपकरणों से मिट्टी को दबाते हैं ताकि उसके कणों के बीच की हवा बाहर निकल जाए और वो सघन हो जाए। लेकिन क्या ज्यादा दबाने से हमेशा बेहतर परिणाम मिलते हैं? नहीं, यहीं पर विज्ञान आता है। मिट्टी को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए उसमें पानी की एक सही मात्रा होनी चाहिए। अच्छा। बहुत सूखी मिट्टी ठीक से दबेगी नहीं और बहुत गीली मिट्टी दबने के बजाय इधर उधर फैल जाएगी। तो वो सही मात्रा कैसे पता चलती है? उसके लिए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। ये एक लैब टेस्ट है जो हमें बताता है कि मैक्सिमम डेंसिटी पाने के लिए मिट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए। इस पॉइंट को इष्टतम नमी सामग्री कहते हैं। सड़कें और रनवे बनाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। सिलेबस में कॉम्पैक्शन के साथ साथ कंसोलिडेशन का भी जिक्र है। दोनों में मिट्टी दब रही है, तो फर्क क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। फर्क इस बात का है कि आप दबाकर बाहर क्या निकाल रहे हैं। मतलब? कॉम्पैक्शन में आप रोलर चलाकर मिट्टी से हवा को जबरदस्ती और तेजी से बाहर निकालते हैं। ये घंटों या दिनों का काम है। लेकिन कंसोलिडेशन में इमारत के वजन से मिट्टी के कणों के बीच फंसा हुआ पानी धीरे धीरे महीनों या सालों में बाहर निकलता है। जैसे किसी गीले स्पंज पर किताब रख दियो, वो तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे पिचकेगा जैसे जैसे पानी निकलेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी। और इसी कंसोलिडेशन की वजह से पुरानी इमारतें समय के साथ थोड़ी धंस जाती हैं,
जिसे हम सेटलमेंट कहते हैं। तो इस सब जानकारी का क्या मतलब है? इन सभी सिद्धांतों और परीक्षणों को मिलाकर एक इंजीनियर ये अंतिम निर्णय कैसे लेता है कि कोई साइट निर्माण के लिए सुरक्षित है या नहीं? यहीं पर साइट अन्वेषण यानी साइट इन्वेस्टिगेशन की भूमिका आती है। अंदाजे से कोई काम नहीं होता। जाहिर है। एक अच्छी साइट इन्वेस्टिगेशन में जमीन में परीक्षण गड्ढे खोदे जाते हैं और बोरहोल ड्रिल किए जाते हैं ताकि अलग-अलग गहराई से मिट्टी के नमूने लिए जा सकें। और ये क्यों जरूरी है? मुझे एक प्रोजेक्ट याद है जहां सतह पर मिट्टी बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब हमने 15 मीटर नीचे बोरहोल किया तो वहां एक पुरानी नदी द्वारा जमा की गई कमजोर सिल्ट की एक परत मिली। अगर हम वो साइट अन्वेषण नहीं करते तो पूरी बिल्डिंग का डिजाइन गलत हो जाता। ये तो डरावना है। तो ये सब एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, धारण क्षमता यानी बेयरिंग कैपेसिटी। हाँ, मिट्टी कितना भार सुरक्षित रूप से उठा सकती है, यही अंतिम लक्ष्य है। और इसे कैसे पता करते हैं? तेरज़ागी का विश्लेषण इस क्षेत्र में एक मौलिक सिद्धांत है। ये हमें परम धारण क्षमता की गणना करने में मदद करता है, यानी वो मैक्सिमम लोड जिस पर मिट्टी फेल हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी उस सीमा तक डिजाइन नहीं करते होंगे। कभी नहीं। सुरक्षा के लिए हम उस परम क्षमता को सुरक्षा के कारक मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, जो आमतौर पर 250 या 300 होता है, ताकि हमें सुरक्षित धारण क्षमता मिल सके। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे अगर एक रस्सी 300 किलो उठा सकती है तो आप उस पर सिर्फ 100 किलो का भार ही डालेंगे ताकि अप्रत्याशित स्थितियों के लिए गुंजाइश रहे। और इन क्षमताओं को सीधे साइट पर मापने के क्या तरीके हैं, लैब के अलावा? स्रोत में 2 प्रमुख फील्ड मेथड्स का उल्लेख है, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसे फील्ड पर हर कोई एसपीटी कहता है। प्लेट लोड टेस्ट में क्या होता है? उसमें जमीन पर एक स्टील प्लेट रखकर उस पर धीरे धीरे वजन डाला जाता है और देखा जाता है कि वो कितना धंसती है। ये एक सीधा और भरोसेमंद तरीका है। और एसपीटी, ये नाम बहुत सुनने में आता है। एसपीटी बहुत आम है क्योंकि ये तेज और किफायती है। इसमें एक भारी हथौड़े को एक निश्चित ऊंचाई से बार बार गिराकर एक सैंपलर को जमीन में धकेला जाता है। और इंजीनियर क्या मापते हैं? वो ये गिनते हैं कि सैंपलर को एक निश्चित दूरी तक धकेलने में हथौड़े के कितने वार लगे। अच्छा, तो जितने ज्यादा वार उतनी मजबूत मिट्टी? बिल्कुल। उस संख्या को एन वैल्यू कहते हैं। ये एक तरह से मिट्टी का टफनेस स्कोर है। एन वैल्यू जितनी ज्यादा, मिट्टी उतनी ही मजबूत और घली मानी जाती है। तो हमने चट्टानों और मिट्टी को समझने से लेकर उनके गुणों का परीक्षण करने, तनाव में उनके व्यवहार का विश्लेषण करने और अंत में ये निर्धारित करने तक की यात्रा की है कि क्या वे हमारी संरचनाओं का समर्थन कर सकते हैं। ये हमारी पैरों के नीचे छिपा एक पूरा विज्ञान है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर बड़े निर्माण परियोजना की शुरुआत स्टील और कंक्रीट से नहीं, बल्कि पृथ्वी की गहरी समझ के साथ होती है। ये कोर्स सिलेबस दिखाता है कि ये सिर्फ फॉर्मूले याद करना नहीं है, बल्कि ये भूविज्ञान, भौतिकी और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का एक जटिल मिश्रण है। और ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। सिलेबस में प्राचीन संरचनाओं की नींव का अध्ययन करने का जिक्र है। जी। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। हमारे सभी आधुनिक विज्ञान, एसपीटी और प्लेट लोड टेस्ट जैसे परीक्षणों के बावजूद हम उन प्राचीन बिल्डरों से अभी भी क्या सीख सकते हैं जिन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के, केवल अवलोकन और पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान से अपनी साइटों और सामग्रियों को चुना? बहुत गहरा सवाल है। उन्होंने ऐसी संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जो सदियों और यहां तक कि हजारों सालों तक टिकी हुई हैं? शायद सबसे बड़ा विज्ञान हमारे पैरों के नीचे ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास में भी छिपा है।